आज हम पढ़ेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में। अंग्रेज़ों की भारत में 3 प्रेसिडेंसी थी। कौन कौन सी? प्रारंभ में बंगाल, मद्रास और बम्बई। इनमें उस समय गवर्नर बनाए जाते थे। गवर्नर बनाए जाते थे। फिर आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें क्या कहा गया? इसमें ये कहा गया कि बंगाल के जो गवर्नर था, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया है, पहली। दूसरा, इस गवर्नर जनरल के अधीन बम्बई और मद्रास कुछ शक्तियों के तहत इसके अधीन कर दिए गए। बम्बई और मद्रास कुछ शक्तियों के तहत इस बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। 30 तथा इस गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद बनाई गई। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए क्या बनाई गई? कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। अब इसमें 4 सदस्य थे। कौन कौन से? पहला था फ्रांसिस, दूसरा क्लेवरिंग, तीसरा मॉनसन और चौथा बोरवेल। ये 4 सदस्य थे। ठीक है, फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन, बोरवेल। रेगुलेटिंग चौथा कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट की जो कि क्या करता था? कलकत्ता नगर निगम के मामलों की क्या करता? सुनवाई करता था, बाहर के मामलों की नहीं। कलकत्ता नगर निगम के मामलों की सुनवाई करता था। यदि बाहर के मामलों की सुनवाई करनी है तो यदि दोनों पक्ष सहमत हो तो ही बाहर के मामलों की क्या करता था? सुनवाई करता था। अब सुनवाई कौन करते थे? इसमें 4 जज थे। कौन कौन से? एलिजा इम्पे, जो कि क्या था? मुख्य न्यायाधीश था। एलिजा इम्पे, हाइड, चैम्बर और लिमेस्टर। ये 4 जज थे। ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की 2 बातें और थी कि कंपनी का कोई भी अधिकारी निजी व्यापार नहीं कर सकता था, एक तो। दूसरा, न ही कोई कंपनी की अनुमति के बिना उपहार ले सकता था। ठीक है, ये सब बातें थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। और चूँकि 1773 रेगुलेटिंग गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो गवर्नर जनरल कौन कौन से थे? प्रथम गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग, जो कि 1772 से 1785 के बीच में बना था। इसका कार्यकाल था वॉरेन हेस्टिंग का 1772 से 1785 के बीच। ठीक है, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। इसने आते ही क्या किया? जो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 1765 में इलाहाबाद संधि हुई थी, दूसरी 16 अगस्त 1765 को, उसमें क्या कहा था? रॉबर्ट क्लाइव द्वारा द्वैध शासन लागू कर दिया गया। द्वैध शासन का मतलब ये था कि दीवानी अधिकार एक फौजदारी थी। दीवानी अधिकार तो थे कंपनी के पास में और फौजदारी अधिकार थे रियासत के पास में। इसका मतलब ये था कि कंपनी के पास में जवाबदेही नहीं थे लेकिन अधिकार थे, और जो रियासत थी उनके पास में अधिकार नहीं थे फिर भी जवाबदेही थी।
तो ये था द्वैध शासन 1765 इलाहाबाद संधि। तो इसको आते ही इसने समाप्त कर दिया। 1772 में इसने आते ही द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। पहला काम ये आते ही इसने वारेन हेस्टिंग ने ये किया था, द्वैध शासन को समाप्त किया था। इसने और भी बहुत सारे सुधार किए थे, जिनमें हम देखेंगे पहला भू राजस्व सुधार, वारेन हेस्टिंग के भू राजस्व सुधार। वारेन हेस्टिंग्स 1772 85 की प्रथम भू राजस्व सुधार। इसने क्या किया, आते ही 5 वर्षीय ठेका प्रणाली प्रारंभ की थी। 5 वर्षीय ठेका प्रणाली भू राजस्व को स्थायी करने के लिए कि भाई स्थायी रूप से भू राजस्व प्राप्त हो तथा अपनी योजनाओं को सही प्रकार से चलाया जा सके, इसके लिए उन्होंने 5 वर्षीय भू राजस्व इकट्ठा करने के लिए ठेका प्रणाली प्रारंभ की। इसमें क्या किया, उसने नए जमींदारों को ठेके दिए। पुराने जमींदारों को न देकर के इसने क्या कहा, नए जमींदारों को ठेके देंगे। तो ये व्यवस्था असफल रही। क्यों रही कि नए जमींदार पहले तो क्या अनुभवहीन थे, अनुभवहीन। दूसरा, पुराने जमींदारों के द्वारा नए जो किसान थे ना उनको भू राजस्व देने से क्या था, मना कर दिया गया, जिसके कारण भी ये असफल रही। कालांतर में इसने क्या किया कि इस 5 वर्षीय ठेके प्रणाली को चेंज करके 1 वर्षीय ठेके प्रणाली में चेंज कर दिया, और 1 वर्षीय ठेके प्रणाली में चेंज करके पुराने जमींदारों को भी वापस ठेके दे दिए। ठीक है, पहला सुधार ये भू राजस्व सुधार ने वारेन हेस्टिंग ने ये किए थे। अब देखते हैं न्यायिक सुधार। न्यायिक सुधार इसके लिए इसने एक तो थे जिला दीवानी और जिला फौजदारी, दो न्यायालय स्थापित किए, जिला दीवानी और जिला फौजदारी। अब इनमें न्याय कौन करेगा, जिला दीवानी में तो कलेक्टर करेगा न्याय, कलेक्टर करेगा, और जिला फौजदारी में भारतीय न्यायाधीश करेगा। ठीक है, अब कलेक्टर उस समय होता था जो भू राजस्व वसूलता था ना, अंग्रेजों का अधिकारी, बड़ा अधिकारी, उसे बोलते थे कलेक्टर। ठीक है, तो इनमें न्याय करने का अधिकार था कलेक्टर का, और इसमें था भारतीय न्यायाधीश का। ठीक है, और इससे ऊपर के यदि इनमें मामला नहीं चलता तो इससे ऊपर के लिए सदर दीवानी और सदर फौजदारी, एक प्रकार से हाई कोर्ट बोल सकते हैं पूरे प्रांत का। सदर फौजदारी ये दोनों न्यायालय स्थापित किए। ठीक है, अभी इनमें न्यायालय तो स्थापित कर दिए, अभी इनमें कानून भी तो होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने क्या किया, ये अंग्रेजों की कानून किताब थी फतवा ए आलमगीर, फतवा ए आलमगीर। इस किताब का उन्होंने क्या कहता, यूरोपीय भाषा में अनुवाद करवा दिया, अंग्रेजी भाषा में, जिसे बोलते थे यूरोपीय, अंग्रेजी उस समय की भाषा में क्या कहते हैं, इसका अनुवाद करवा दिया गया। मुसलमानों की कहते थे कौन सी किताब थी, कानून किताब थी, जिसका उन्होंने अंग्रेजी भाषा में क्या कर दिया, अनुवाद करवा दिया गया। इसी प्रकार क्या किया उन्होंने हिंदुओं के लिए क्या किया कि कोड ऑफ जेंटोलो, इसमें क्या किया, जितने भी हिंदू कानूनों की किताब थी उन सबका इसमें अनुवाद करवा दिया। हिंदू कानूनों का इसमें क्या कर दिया गया, संकलन कर दिया। जितने भी हिंदू के कानून थे उनका इसमें संकलन कर दिया। उस समय दो विद्वान थे, एक तो था विलियम जेम्स और एक था कोलब्रुक। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ, हिंदू लॉ। इसमें भी जितने भी हिंदू कानून थे उन सब इस किताब में थे, डाइजेस्ट ऑफ
हिंदू लॉ में। इस विलियम जेम्स ने कल बाद में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। ये क्या था, इसमें जितनी भी किताब थी भारत में उन सबका यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में। ठीक है, और भारत में तो ऐसा मानते हैं कि हिंदुओं के लिए तो गीता थी, तो गीता का एक विल्किंस नाम का व्यक्ति था, उसने इसका यूरोपीय भाषा में क्या किया था, अनुवाद किया था। ठीक है, ये तो हो गया न्याय व्यवस्था। और वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, इसके अलावा जो उसके ऐसा माना जाता है ये उन्होंने क्या किया, खराब काम किया। तो उन्होंने क्या किया था, एक तो अवध की बेगमों का धन लूटा था, पहला। दूसरा, एक बनारस का राजा था चेत सिंह, और उसका एक भतीजा चेत सिंह का ही था महिप नारायण। महिप नारायण ने इस वारेन हेस्टिंग्स को कह दिया, धन दे दिया बहुत सारा कि मेरे को राजा बना दो, तो इसने चेत सिंह को उठा करके महिप नारायण को राजा बना दिया गया। दूसरा। तीसरा, एक था नंद कुमार नाम का ब्राह्मण था। नंद कुमार नाम का ब्राह्मण क्या था, जालसाजी केस में फंसा करके इसे फांसी की सज़ा दिलवा दी थी। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल था जिसके खिलाफ अंग्रेजी की जो संसद थी वहाँ पर इसके खिलाफ क्या चला गया था, महाभियोग चला गया था। किसके द्वारा, एडमंड वर्ड के द्वारा हटाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, कि भाई इसने महाभियोग चलाया ब्रिटिश संसद में कि इसने यहाँ पर ये 3-4 चीज़ें गलत की थी इसके विरुद्ध में। एडमंड बर्ड एक व्यक्ति था जिसने इसमें ब्रिटिश संसद में इसके खिलाफ क्या था, महाभियोग चलाया था। और वारेन हेस्टिंग्स के बाद में आता लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि 1785 से 93 तक रहा था। ठीक है, अब इसने कौन कौन से सुधार किए, 1785 से 93। पहला, भू राजस्व सुधार। भू राजस्व सुधार किए इसने। पहला, इसने 10 वर्षीय ठेका प्रणाली प्रारंभ की। उसने 5 वर्षीय की थी, इसने 10 वर्षीय। और शुरू में ही वो जान गया था कि पुराने जमींदारों को इसने ठेके दिए थे। इसने क्या कहा था, पुराने जमींदारों को ठेके दिए। और फिर 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया इसने। स्थायी बंदोबस्त क्या होता है, स्थायी से ही आ रहा है कि भू राजस्व को स्थायी करने के लिए ये व्यवस्था लागू की गई थी। इसमें कहा गया था कि 10/11 भाग जितना भू राजस्व होता था वो तो रहता था कंपनी का, 1/4 रहता था किसान का। किसान बोले तो जमींदार। जमींदार कैसे बनाया किसान को, जो किसान जिस भूमि पर खेती करता था उसी को उसका मालिक बना दिया गया। इसीलिए इस व्यवस्था को कहा गया था जमींदारी व्यवस्था भी कहा गया था। जमींदारी व्यवस्था भी कहा गया। और इस व्यवस्था का प्रारूप किसने तैयार किया था, एक व्यक्ति था जॉन सॉर, जो कालांतर में गवर्नर जनरल भी बना था, जॉन सॉर। इसलिए इस व्यवस्था को क्या कहा गया, जॉन सॉर व्यवस्था भी कहा गया है ना। ये व्यवस्था लगभग भारत के 19% क्षेत्र पर, ब्रिटिश उस समय का जो ब्रिटिश भारत था उसके 19% क्षेत्र में लागू की गई थी। 19% क्षेत्र में अधिकांश तक बंगाल और उत्तरी कर्नाटक इनमें लागू की गई थी। बनारस, बंगाल और उत्तरी कर्नाटक, इनमें व्यवस्था 19% क्षेत्रफल में ब्रिटिश भारत का उस समय था उसमें इन क्षेत्रों में अधिकांश इन क्षेत्रों में क्या था लागू की गई थी। ठीक है,
ये तो हो गया बुरा सुधार। अब न्यायिक सुधार। न्यायिक सुधारों के लिए उन्होंने सर्वप्रथम जो जिला दीवान न्यायालयों में जो कलेक्टर न्याय करते थे उनके न्याय को छीन लिया, वे कलेक्टर अब न्याय नहीं कर सकते थे। न्यायिक सुधार। कलेक्टरों से उनका पहला काम किया उन्होंने, कलेक्टरों से उनके न्यायिक अधिकार छीन लिए। अधिकार छीन लिए, ठीक है। दूसरा, दीवानी मामलों की सुनवाई के लिए न्यायालयों की एक श्रृंखला बना दी। दीवानी मामलों की सुनवाई के लिए न्यायालयों की बना दी, श्रृंखला बना दी। जैसे रुपए के आधार पर जब 50 रुपये के मामलों की सुनवाई कौन करेगा, 100 की कौन करेगा। 50 रुपये के मामलों की सुनवाई के लिए तो मुंसिफ, 100 रुपये के मामलों की सुनवाई के लिए रजिस्ट्रार, फिर 200 रुपये के मामलों की सुनवाई के लिए जिला दीवानी, फिर 1000 रुपये के मामलों की सुनवाई के लिए प्रांतीय दीवानी, 5000 रुपये तक के मामलों की सुनवाई के लिए सदर दीवानी, और 5000 रुपये से ऊपर के मामलों की सुनवाई के लिए एक कोर्ट था, उसका नाम था प्रिवी काउंसिल, जो कि लंदन में था। तो 5000 रुपये से ऊपर के जितने मामले थे उनकी सुनवाई प्रिवी काउंसिल में होती थी, ठीक है। दीवानी मामलों की सुनवाई के लिए इन न्यायालयों की श्रृंखला बनाई थी, मुंसिफ, रजिस्ट्रार, जिला दीवानी, प्रांतीय दीवानी और सदर दीवानी। अब आता है फौजदारी न्यायालय। फौजदारी मामलों की सुनवाई के लिए उन्होंने क्या किया, 4 भ्रमणशील अदालतों की स्थापना की। हाँ की फौजदारी मामलों के लिए 4 भ्रमणशील अदालतें घूम घूम कर न्याय करती थी गांव गांव में। भ्रमणशील अदालतें कौन कौन सी, ढाका, मुर्शिदाबाद, ढाका, मुर्शिदाबाद और कलकत्ता, और एक थी पटना। इन 4 जगहों पर फौजदारी न्याय मामलों की सुनवाई के लिए 4 भ्रमणशील अदालतों की इन्होंने की थी स्थापना की, ठीक है। 1793 में इन्होंने स्थायी बंदोबस्त लागू किया, और एक व्यवस्था और लाए ये 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस संहिता। लॉर्ड कॉर्नवालिस संहिता एक प्रकार से कहता है कोड था ये 1793। इसमें क्या कहा गया, इसमें एक तो कही कानून की सर्वोच्चता को लागू किया गया, शक्तियों का पृथक्करण किया गया। शक्तियों का पृथक्करण से तात्पर्य क्या है, जैसे इस प्रकार, जैसे अभी वर्तमान में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका अलग अलग है, इसी प्रकार इन्होंने क्या किया, शक्तियों का पृथक्करण किया। पहले क्या था, हत्या के उद्देश्य को, तरीकों को ध्यान में दिया जाता था। अब हत्या के तरीकों को ध्यान में न दे करके हत्या के उद्देश्य को इसमें महत्व दिया गया। हत्या के उद्देश्य को तरीके के स्थान पर पहले क्या था, अंग भंग किया जाता था। कोई भी अपराध कर देता उसके स्थान पर उसका अंग काट देता था। अंग भंग के स्थान पर क्या किया गया, इसमें कठोर कारावास का प्रावधान किया गया। कठोर कारावास का प्रावधान। पहले क्या था, रक्त मूल्य की परंपरा थी, उसको बंद कर दिया गया। रक्त मूल्य की परंपरा कैसे, जिससे कि कोई हिंदू ने अपराध कर दिया तो मुस्लिम गवाही नहीं दे सकता। तो रक्त मूल्य की परंपरा को, मूल्य की परंपरा को बंद कर दिया इसमें, कि हिंदू ने अपराध किया तो मुस्लिम भी गवाही दे सकता है, और मुस्लिम ने अपराध किया तो हिंदू भी गवाही दे सकता है। गवाह की धार्मिक योग्यता, ठीक है, जैसे गवाह की धार्मिक योग्यता ही बोल सकते हैं। गवाह की धार्मिक योग्यता को इन्होंने क्या कहते हैं, समाप्त किया। वकालत का पैसा प्रारंभ किया। वकील, वकालत कलकत्ता से प्रारंभ हुआ था। सर्वप्रथम कलकत्ता न्यायालय में वकालत का पैसा। लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही भारत में सिविल सर्विसेज का जनक भी माना जाता है। सिविल सर्विसेज का जनक माना जाता है, ठीक है।
और उसके बाद में आता है 1793 के बाद में, 1793 से 98 तक रहा था जॉन सॉर। वही जॉन सॉर है जिसने स्थायी बंदोबस्त का किया था, प्रारूप तैयार किया था 1793 से 98। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद में आता है लॉर्ड वेलेजली, जो कि 1798 से 1805 तक रहा था। लॉर्ड वेलेजली का नाम आते ही सहायक संधि अपने दिमाग में आती है। सहायक संधि, ठीक है। अब देखते हैं लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया था। सहायक संधि के मतलब क्या था, ये इन्होंने ये किया था कि रियासतों के साथ में क्या की थी, उन्होंने की थी सहायक संधियाँ की थी। कैसी रियासतों के साथ में सहायक संधियाँ की थी? जो छोटी रियासतें थी और बड़ी रियासतें, सबके साथ में उन्होंने की थी सहायक संधियाँ की थी। सहायक संधियाँ तो पहले भी की थी, जो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने की थी। प्रथम व्यक्ति माना जाता था डुप्ले को, जिन्होंने की थी सहायक संधियाँ की थी। परंतु लॉर्ड वेलेजली के टाइम पे बड़े तौर पर सहायक संधियाँ की गई थी। सहायक संधि क्या था कि जो भी रियासतें हैं उनके विदेशी मामले कंपनी के अधीन होंगे। कोई भी युद्ध करेगा, किसी प्रकार की कोई भी सहायता होगी बाहर, तो बिना कंपनी की अनुमति के बिना नहीं कर सकता था, ठीक है, युद्ध। दूसरा, यूरोपीय व्यक्ति को, किसी भी यूरोपीय व्यक्ति को यदि रियासत सेवा में रखना चाहती है तो बिना कंपनी की अनुमति के बिना यूरोपीय व्यक्ति को सेवा में नहीं रखा जा सकता था, ठीक है। और इसके बदले में क्या करती थी कि इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कंपनी की होती थी। और दूसरा क्या था, उनके आंतरिक मामलों में क्या होती है, ये क्या होती है, हस्तक्षेप नहीं करती थी, ठीक है। और जब ये करती थी सहायक संधियाँ, तो बड़ी रियासतें होती थी वो तो इनको संप्रभु क्षेत्र दान देती थी, जबकि छोटी रियासतें इन्हें क्या देती थी, धन देती थी, ठीक है। अब सहायक संधि सर्वप्रथम किन किन रियासतों में की थी? सर्वप्रथम 1798 में हैदराबाद रियासत के द्वारा सहायक संधि की गई थी। 1798 में हैदराबाद रियासत के द्वारा। फिर 1799 में दो रियासत थी जिनके द्वारा सहायक संधि की थी, तंजौर और मैसूर, ठीक है। फिर 1801 में अवध के द्वारा, फिर 1802 में पेशवा के द्वारा सहायक संधियाँ की गई थी। और 1804 में सिंधिया के द्वारा सहायक संधियाँ की गई। याद रखना ये कि हैदराबाद रियासत के द्वारा सर्वप्रथम सहायक संधियाँ की गई थी। इनका क्रम पूछ लेते हैं बहुत बार, ठीक है। और लॉर्ड वेलेजली के द्वारा ही सन 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। ये फोर्ट विलियम कॉलेज में क्या था कि जो असैनिक अधिकारी थे उनको इसमें क्या था, प्रशिक्षण दिया जाता था। इसे 1802 में क्या कर दिया, बंद कर दिया गया। बाद में इंग्लैंड में हेलबरी एक जगह है, हेलबरी इंग्लैंड में एक जगह है, उसमें इस फोर्ट विलियम कॉलेज को ईस्ट इंडियन कॉलेज के नाम से वापस शुरू किया गया था। ईस्ट इंडियन कॉलेज के नाम से वापस प्रारंभ किया गया, ठीक है। अब आगे के गवर्नर जनरल के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे।